हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गवर्निकल विद इंजीनियर सुहेल में। तो आज हम लोग हिंदी के लिए, मैंने कहा था कि हिंदी की क्लास जल्दी लगने वाली है आपकी, तो हमारे हिंदी के टीचर आ चुके हैं जो इस समय कैरियर पावर में हिंदी पढ़ाते हैं आपको। तो मिस्टर जफ़र अली आज़ाद आज से आपको हिंदी पढ़ाएंगे। आइए सर, जफ़र अली आज़ाद सर हैं। वेलकम गवर्निकल यूट्यूब चैनल। आज हमें यहाँ आने का मौका मिला है। आप सभी साथियों को हिंदी सीखने का कुछ मौका मिलेगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं। इंजीनियर सुहेल जी ने आज बुलाया है हमें। मैं कैरियर पावर में पढ़ा चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने खुद की भी कोचिंग चलाई है। हिंदी में मेरा नेट है और संस्कृत से पीएचडी चल रही है। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और नेट मेरा हिंदी से है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के वर्णमाला। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला, जब तक आप कोई भी भाषा जब आप सीख रहे हैं, जब तक आप वर्णमाला नहीं सीखेंगे तब तक आप भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो वर्णमाला वैसे तो हिंदी की सभी को आती होगी, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वही आज हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले वर्णमाला में आता है हमारा स्वर। साथियों, स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या होती है 11। इसमें आपको बहुत सी जगह मिलेगा 13, कोई बताएगा, कोई 10 बताएगा। इस तरह से सब विभिन्न चैनलों पर या विभिन्न बुक्स में अलग अलग आपको संख्या मिलती है, लेकिन हमारी वास्तविक स्वर संख्या 11 ही होती है। इन 11 स्वरों में देख लीजिए आप, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। इसके अलावा आपके अंग और आहा, कुछ बुक्स में या कुछ लोग इन्हें भी स्वर मान लेते हैं, जबकि ये स्वर नहीं है। इन दोनों का नाम दिया गया है अयोगवाह। अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी स्वरों के साथ अपना योग बना लेते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए आप, ये आपका होता है अनुस्वार। इसका अगर हम नाम देखें तो ये होता है हमारा अनुस्वार। ये आपका होता है विसर्ग। यहाँ आके ऊपर लगा रखा है, यहाँ आके आगे लगा रखा है। ये अनुस्वार किसी भी स्वर के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये कोई यहाँ केवल निर्देश देने के लिए छोटा आ जो है आपका ह्रस्व आ है, इसके ऊपर लगा रखा है, लेकिन इसे किसी भी स्वर के ऊपर लगा सकते हैं। और इसी तरह आपका ये विसर्ग, ये भी स्वर के आगे ही लग सकता है। अब स्वर चाहे कोई भी स्वर हो, उसके आगे आप लगा सकते हैं इसे विसर्ग को। तो अनुस्वार और विसर्ग ये 2 अयोगवाह होते हैं, जो केवल और केवल स्वरों पर ही लगते हैं। व्यंजन पर इनका प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अब कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है कि पुनः ये लिखा होता है, इसमें ये ना व्यंजन है, ना पे विसर्ग लगा हुआ है। ये गलत है। ना व्यंजन नहीं है। ना व्यंजन जब माना जाएगा जब ये ना प्लस आ होता है, तब ये ना बनता है। तो यहाँ आ के आगे लगा है। व्यंजन शुद्ध वो माना जाएगा जिस पर हलंत लगा होगा, और अनुस्वार और विसर्ग ये हलंत के आगे कभी भी नहीं आएंगे, हलंत पर कभी भी नहीं लगे होंगे, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। पहली बात हमारी समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। साथियों, आप नोट करते जाइए, क्योंकि जो चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें नोट करना भी बहुत आवश्यक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर
कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत कम समय में बोल लेते हैं, कुछ स्वर उनसे थोड़ा अधिक समय लगता है, कुछ में और अधिक समय लगता है। तो इसमें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा होगा ह्रस्व स्वर। 3 प्रकार के हो जाते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इससे अगर देखें तो जिनके उच्चारण में पलक झपकने के बराबर समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे आपका आ, ई, ओ और रे, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। पलक झपकने, जितने समय में पलक झपकता है उतने समय में उच्चारण हो जाए वो आपका ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व से दुगना समय लगेगा। ये आपका आ, ई, ओ, ए, ओ, औ। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसे ह्रस्व मान लेते हैं, इसे दीर्घ। ये दोनों दीर्घ हैं, ये दोनों भी दीर्घ हैं। तो दीर्घ स्वर आपके ये हो गए 7 दीर्घ और 4 ह्रस्व, कुल मिला के 11 हो गए। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर इस तरह से लिखा रहता है, यहाँ ये जो बना होता है इसमें सब अधिकतर मिस्टेक करते हैं, इसे पढ़ लेते हैं ओइम, कोई इसे ई पढ़ लेता, कोई कुछ पढ़ता है इसे, लेकिन वास्तविकता ये है ये हिंदी के 3 होते हैं, 3। इसका तात्पर्य यह निकलता है जिस स्वर के आगे हम 3 लिख देंगे वो प्लुत बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है ओ को हम 3 गुना अधिक उच्चारण करेंगे, अर्थात इसमें ह्रस्व या दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो किसी भी स्वर के आगे अगर हम आ के आगे 3 बना दें ये आपका हो जाएगा प्लुत। अगर हम ई के आगे 3 बना दें प्लुत, ओ के आगे 3 ये बना ही है, अगर हम ए के आगे ये 3 बना दें तो ये भी प्लुत। किसी भी, ये 11 के 11 स्वर हैं, इनमें किसी भी स्वर के आगे 3 बना देने पर वो हो जाता है प्लुत। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के थे। वैसे स्वरों को इस तरह से भी कहते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है, अर्थात वायु किसी भी मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती है, वो आपको कहलाते हैं स्वर, जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं। अब बात ये आपके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हो गए। अगर आप इन्हें नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लेना आप बाद में। अब हम बात करेंगे जीवा की स्थिति के आधार पर। यहाँ भी स्वर 3 प्रकार के ही हो जाते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जीवा का आगे वाला भाग प्रयोग होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इसमें आपका ई, ऊ और ई, ए, ये आपका अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर, इसमें केवल आपका आ जाता है आ, जो जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर जो जीवा के पिछले भाग से, जीव के पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। इसमें आ जाता है, ऊ, ओ और औ। ये आपके इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा हमें? उन्होंने दे दिया निम्न में अग्र स्वर है। ऑप्शन ए आपका होगा ई, ऑप्शन बी ऊ,
ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ। तो यहाँ से आपको सीधे देख के पता लग जाएगा अग्रस्वर यानी ई ई ए ए, तो इनमें से कौन सा मिल रहा है, ये वाला। तो यही वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ये तो जीवा की स्थिति के आधार पर हो गए। अब देखिए स्वरों को अगर हम डिवाइड करें तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। और पहला मूल स्वर, दूसरा आपका संधि स्वर। ये 11 मूल हैं, 11 मूल स्वर हैं। तो इन 11 ये टोटल 11 स्वर हैं। 11 में मूल कितने, 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या हिंदी में रहती है 4, ये ध्यान रखना। 4 मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और ऋ। ये 4 मूल स्वर होते हैं। इन 4 से ही बाकी के 7 स्वर बन जाते हैं। जैसे संधि स्वर में आप देख लीजिए, आ आपका किससे बनेगा, आ और आ मिलके बन जाएगा आपका आ। इसी तरह ई और ई मिलके बन जाएगी ई। इसी तरह उ और उ मिलके बन जाएगा उ। इसी तरह आपका आ और ई मिलके बनता है ए, आ और ए मिलके बनता है ए, आ और उ मिलके बनता है ओ, आ और ओ मिलके बनता है आपका ओ। ये 7 के 7 स्वर आपके बन गए। ये मूल स्वर थे, इन्हीं से, बल्कि इन 3 से ही सारे स्वर बन जाते हैं। इसका तो कहीं प्रयोग भी नहीं होता है। तो ये आपके 1 2 3 4, इन 4 स्वरों से आपके ये 7 स्वर और बन गए। तो मूल का मतलब जड़, जड़ का मतलब जो ऐसे स्वर जिनसे सारे स्वर बन जाएं, तो इन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या है आपकी 4, संधि स्वर आपके हैं 7। इन 7 स्वरों में इन संधि में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। ये 3 आपके कहलाते हैं दीर्घ स्वर। हालांकि दीर्घ नीचे वाले भी कहलाते हैं, लेकिन ये दीर्घ संधि से बने हैं इसलिए इन्हें दीर्घ कहते हैं। और ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब, जो संयुक्त का मतलब होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। अब ये समान स्वरों से मिलकर बने थे इसलिए इन्हें संयुक्त नहीं बोलेंगे, बल्कि ऐसा स्वर जो विभिन्न 2 स्वरों से मिलकर बने। यहाँ आ है, यहाँ ई है, 2 विभिन्न स्वर हो गए। यहाँ आ है, यहाँ ए है, 2 विभिन्न स्वर हो गए। यहाँ आपका आ है, ऊ है, यहाँ भी 2 विभिन्न स्वर हो गए। आ और ओ, ये भी 2 अलग अलग स्वर हो गए। तो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हुए आपके स्वर कहलाएंगे संयुक्त स्वर। यहाँ संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन भी इसी तरह आएंगे। वो बात जब व्यंजन बताएंगे भी तब उस पर चर्चा की जाएगी। अब बात हम करते हैं स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको जो भी लिखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन किस टाइप से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे वीडियो में पूछा गया था। वीडियो के लगभग 4 सेटों में ये क्वेश्चन था, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह से क्वेश्चन था, मोस्टली स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पे अगर ये होता हटा दें तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अपने आप में। तो सबसे पहले देखिए, निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं होता है। यहाँ आ लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, यहाँ लिख दिया ऊ। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है, क्वेश्चन ये था। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें, क्वेश्चन है नहीं होता है। अगर केवल ये होता निम्न में कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, तो ह्रस्व नहीं है तो ये भी ह्रस्व नहीं है, ये भी ह्रस्व नहीं है, ये भी ह्रस्व नहीं है, ये सारे के सारे दीर्घ हैं। लेकिन बात हो रही है कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ यहाँ हम देखेंगे, ह्रस्व कौन कौन से होते हैं। देखिए
यहाँ ये आपका आ है, आ आपका क्या होता है, ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो इसी तरह ये आ और आ दोनों ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। इसी तरह आपका ई और ई भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, ऊ और ऊ भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। तो ये ऐसे स्वर हैं आ ई ऊ जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी ए ओ औ, ये आपके चार के चारों आपके दीर्घ ही होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। तो ये छोटे नहीं होते हैं, यहाँ हमें यही देखना है। ये हमारा अगर ये भले ही यहाँ दीर्घ स्वर लिखा है लेकिन इसका ह्रस्व भी होता है। इसी तरह यहाँ भले ही दीर्घ लिखा है लेकिन इसका भी ह्रस्व होता है। ये दीर्घ, ये तो ह्रस्व ही लिखा है, यहाँ आपका ये ए लिखा है, दीर्घ लिखा है और इसका ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ए का अगर ए हम देखेंगे तो ए भी आपकी गिनती में दीर्घ ही आएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही। इसी तरह के कई क्वेश्चन चारों सेटों में इस तरह से क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको ये देखना है ह्रस्व होता है या नहीं होता है। अगर इस तरह से दिया हो, अगर होता है लिखा होगा कौन सा स्वर ह्रस्व होता है, तो उसमें ऑप्शन आपके मान लिया कौन सा स्वर ह्रस्व होता है, तो इसमें ऑप्शन आपके इस तरह से चेंज हो जाएंगे। ह्रस्व होता है जैसे ये आ है, यहाँ ए ओ औ। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए इसका भी ह्रस्व नहीं होता, इसका भी ह्रस्व नहीं होता, इसका भी ह्रस्व नहीं होता, इसका ह्रस्व होता है। तो अगर क्वेश्चन चेंज करेंगे तो ऑप्शन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। तो स्वरों के उच्चारण स्थान आपको केवल 1 2 3 और ये 4 आपके मूल स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान ध्यान रखना है और बाकी सबके अपने आप निकल आएंगे। जैसे आ और आ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ई और ई, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु, ये तालु से बोले जाते हैं। ऊ और ऊ, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और ऋ का आपका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ये आपको 4 उच्चारण स्थान ध्यान रखने हैं। अब ये बच्चे नीचे वाले, अब देखिए ए किस किस से मिलकर बनता है, आ और ई से। तो आ का आपका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ और ई का क्या होता है तालु। तो ए और ए ये दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। इसी तरह आपका ओ किससे मिलकर बनता है आ और ऊ से। अब आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और इसका होता है ओष्ठ। तो आ का हो गया कंठ, ऊ का ओष्ठ। तो ओ और औ इन दोनों का हो जाएगा, इन्हों मिला दोगे आप तो हो जाएगा कंठ ओष्ठ। आपका ये उच्चारण स्थान हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, सारे उच्चारण स्थान हो गए। अब कुछ अयोगवाह बचे 2, अंग और आह। इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका, क्योंकि ये अंग जो है, अनुस्वार जो है वो नासिका से ही, नाक से ही बोला जाता है, इसलिए इसका नासिका। और ये इसकी आवाज़ गले से निकाली जाती है, इसीलिए होता है इसका कंठ। तो ये आपके उच्चारण स्थान, इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वर आपके पूरे हुए, स्वर की सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब आपको अगर कोई दिक्कत है, अगर स्वरों की संख्या आती है तो आपको 11 ही लगानी है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 10 पे नहीं लगाना है, 13 पे नहीं लगाना है, 9 पे नहीं लगाना है। स्वर अगर आते हैं, चाहे किसी भी किताब में आपने कितने भी पढ़े हों, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप विश्वास रखिए, 100% सही होगा, 11 ऑप्शन ही सही माना जाएगा। अयोगवाह की संख्या अगर पूछी जा रही है तो 2 ही आएगी। इसके बाद अगर आपके संयुक्त स्वर पूछे जा रहे हैं तो हमने 4 बता ही दिए थे, मूल स्वर पूछे जा रहे हैं तो 4 बता दिए। उच्चारण स्थान किसी का भी पूछा जा रहा है तो आप यहाँ से उच्चारण स्थान बता सकते हैं। स्वर आपके पूरे हुए। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन सबसे पहले वर्गों से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे का वर्ग। वर्गों का क्रम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तो का वर्ग में आपका आ जाता है का, खा,
गा, घा, मा। उसके बाद आता है आपका च वर्ग। यहाँ आ जाता है आपका च, छ, जा, झ और या। ध्यान से देखना। फिर आता है आपका ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आता है आपका त वर्ग। त, थ, द, ध और न। फिर आता है आपका प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। 5 वर्ग हुए। एक वर्ग में 5 अक्षर। 1, 2, 3, 4, 5। 5 वर्ग हो गए। ये वर्गों का पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। कुल मिला के 5 वर्ग। और आपके एक वर्ग में 5 वर्ण। 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण। कुल मिला के ये कितने हो गए? 25, 25। इन 25 को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी समझ लीजिए आप, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है? देखिए 5 है। बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा 7 वर्ग। वहाँ अंतस्थ और जो ऊष्म हैं उन्हें भी वर्गों के अंतर्गत मान लिया गया। नहीं, वर्ग आपके कितने हैं? 5। तो वर्गों की संख्या पूछी जाएगी, 5 वर्ग। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। कुल वर्गीय व्यंजन या कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। का से लेकर मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, या वर्गीय व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन। ये आपका हो गया। यहाँ से इतनी बातें हो गई क्लियर। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो आगे हम बताएंगे किस टाइप से आएगा। फिर हमारे आते हैं अंतःस्थ। हालांकि नाम अंतःस्थ जो है वो संस्कृत वर्णमाला से पड़ा है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में अंतःस्थों को स्वर के जस्ट बाद व्यंजन से जस्ट पहले रखा गया है, यानी बिल्कुल बीच में अंदर स्थित किया गया है। यानी स्वरों के बाद व्यंजन से पहले बीच में स्थित हो गए, अंदर स्थित हो गए, इसीलिए अंतःस्थ मतलब अंदर स्थित। इसमें आपका क्या है? या, रा, ला और वा। ये 4 वर्ण आपके आते हैं अंतःस्थ। इन 4 में देख लीजिए ये जो होते हैं और ये 2 वर्ण आपके कहलाते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का मतलब आधा स्वर। व्यंजन नहीं बोलेंगे अर्ध व्यंजन, क्योंकि व्यंजन तो सारे आधे होते हैं, सब में आ मिला हुआ है। जैसे आ हटाएंगे सब आधे रह जाएंगे, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण संभव नहीं है। अगर आप क बोलेंगे क तो आ निकलेगा ही निकलेगा, ख बोलेंगे तो आपका लास्ट में आ निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए व्यंजनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, अर्थात वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों को बोलना संभव नहीं है। तो ये या वा, या आपका ई के समान आवाज़ देता है, वह आपका ऊ के समान आवाज़ देता है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। या वा ये ऊ और ई के समान आवाज़ देते हैं, इनका उच्चारण ई और ऊ के समान होता है। ई और ऊ क्या है? स्वर, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अर्ध स्वर। ये 2 ही अर्ध स्वर माने जाते हैं। तो अगर अर्ध स्वरों की संख्या पूछेंगे तो 2। कौन कौन से? या और वा। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी आता है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? या, रा, ला, वा, 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन से वर्ण अंतस्थ हैं या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ है? तो इन 4 में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो अंतस्थ है। अगर चारों ऑप्शन में दिए हैं तो चारों के चारों अंतस्थ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात जिनके उच्चारण में मुख से हवा गर्म होके निकले वो आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपका ये सा, सा, सा और हा। इनकी भी संख्या होती है आपकी 4। ध्यान रखना, संख्याएं जरूर ध्यान रखना, संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन में आपकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आपका संख्याओं से भी क्वेश्चन आता है कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। या वर्गों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। हमने बात की ऊष्म वर्णों की, तो ये आपका सा, सा और हा, ये 4 आपके ऊष्म वर्ण होते हैं जिन्हें गर्म व्यंजन या गर्म वर्ण भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन में संयुक्त स्वर भी थे, संयुक्त व्यंजन भी हैं। भाई संयुक्त स्वर थे जो आपके ए ओ औ, ये हमने 4 बताए थे संयुक्त स्वर। 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं। ये आपका देखिए छा, ये आपका त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त माने जाते हैं। छा आपका बनता है का और सा से मिलके। ध्यान रखिए, पहला वाला वर्ण हलंत होगा, आधा होगा, दूसरा वाला पूरा होगा। इसी तरह त्रा बनता है आपका ता और रा से, यहाँ भी पहला आधा होगा, दूसरा पूरा। ज्ञा बनता है आपका जा प्लस या से। श्रा बनता है आपका सा प्लस रा से। ध्यान से, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं कि पहला आधा होगा, बाद वाला पूरा होगा। क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है? छा किन वर्णों से मिलकर बना है, ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है। त्रा और श्रा तो सबको पता होता है, ता और त्रा, सा और रा, श्रा सबको पता होता है। ये सा रा से मिलकर बना है, ये तारा से मिलकर बना है। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ होती है क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं और ये निकलता कुछ और है। इसी तरह यहाँ देखिए, ये ज्ञा होता है, हम बोलते से ज्ञा है, ज्ञा से ज्ञानी बोल देते, होता क्या है ज्ञानी। जा और यहाँ ज्ञा, ज्ञा होता है, ये होता क्षा, क्षा, लेकिन बोलते हैं छा, क्षत्रिय वाला छा बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए इनमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो छा बना है आपका का और सा से मिलकर, ज्ञा बना है आपका जा और यहाँ से मिलकर। यही ध्यान रखने वाली यहाँ से बातें हैं। यहीं से क्वेश्चन 1, 2, 3 यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके उच्चारण स्थान भी अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें बताने वाली हैं, पहले हम वो बता लें। अब बात करते हैं, हमने ये आपने संयुक्त देख लिए, 4 आपके संयुक्त हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा आपका का और सा से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा आपका जा और या से मिलकर बना है, श्रा आपका सा और रा से मिलकर बना है। इसके बाद 2 वर्ण और रह जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण। द्विगुण का मतलब 2 गुण वाले व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब देखिए, उत का मतलब होता है उठना और क्षिप्त का मतलब होता है गिरना। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा एकदम ऊपर की ओर उठे, आपकी जीवा या जीभ आपकी एकदम ऊपर की ओर उठे और धड़ाम से नीचे गिर जाए, वो आपके क्या कहलाएंगे, उत्क्षिप्त। जैसे ये देखिए, ये अड़ा और अढ़ा, ये 2 वर्ण हैं आपके उत्क्षिप्त, अड़ा और अढ़ा। बोल के देखिए, आपकी जीवा ऊपर उठेगी और फिर नीचे धड़ाम से गिरेगी। इसी तरह अढ़ा जब बोलेंगे तब भी आपकी जीवा ऊपर उठेगी और नीचे गिरेगी। तो उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर उठकर गिरना, ऊपर, जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर गिरे। इनका यहाँ कहीं जिक्र नहीं, ये और ये हैं, इन्हें अड़ा और अढ़ा नहीं समझना, ये डा और ढा हैं, और जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है अड़ा और अढ़ा हो जाते हैं। और इसी तरह जब इसके आगे बिंदी लग जाती है तो ये बन जाता है उआ। इन तीनों में फ़र्क है, एक आपका ये वर्णमाला में व्यंजन है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है, ठीक है। ये आपका व्यंजन है, इसे बोलते हैं उआ, ये डा और ये अड़ा। देखिए कुछ चीज़ें और बता दूं मैं, जो हालांकि छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके लिए थोड़ा फ़ायदे देगी। ये आपके पंचम वर्ण हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये 5वें वर्ण हैं। क्या बोलते हैं ये? 5वें वर्ण या व्यंजन, वर्गों के 5वें, वर्गों के 5वें। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम नासिक या अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन ये आपके कहलाते हैं, नासिक के या अनुनासिक व्यंजन। 5वें वर्ण, वां या ना मा, ये आपके 5वें वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। नासिक अर्थात इनके उच्चारण में नाक का सहारा लेना पड़ता है। वां या णा ना मा,
आप बिना नाक की सहायता से इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते। इनमें ये 3 वर्ण जो हैं, 1 2 3, ये देखिए 3। आप जब भी कक्षा 1 की NCKG की किताब पढ़ते होंगे, उसमें आप पढ़ते होंगे क से कबूतर, ख से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, वहाँ खाली, होता है ऐसा, वहाँ खाली, इसी तरह यहाँ खाली, इसी तरह णा खाली। खाली क्यों रखा जाता है इन्हें? क्योंकि ये 3 और 2 आपके ये नीचे वाले अड़ा और ढ़ा, ये 5 वर्ण ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला में, ये 5 व्यंजन ऐसे हैं जिनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं हो सकता। कौन कौन से 5? वहाँ, यहाँ, णा और अड़ा और अढ़ा। ये 5 व्यंजन ऐसे हैं जिनसे किसी भी हिंदी वर्णमाला में किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। तो आपको इसीलिए ये खाली रखे जाते हैं। तो इसी आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा खाली क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इनसे किसी भी वर्ण, जब कोई शब्द इनसे बनेगा ही नहीं तो फिर खाली छोड़ना मजबूरी होगी। चलिए, ये आपका व्यंजनों की बात आ गई। व्यंजनों के प्रकार हो गए आपके। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं, उच्चयुक्त व्यंजन ये आपके 2 होते हैं। कुल मिला के देखिए 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39, कितने व्यंजन हो गए? 39। स्वर कितने थे? 11। ये आपके हो गए व्यंजन, ये आपके हो गए स्वर, और 2 क्या थे? अयोगवाह। कुल टोटल आप कर दीजिए, गणित आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, ठीक है। टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 52, यानी 52 वर्ण। अगर हिंदी वर्णमाला की में वर्णों की संख्या, हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है, आता नहीं है, इसीलिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कुछ विद्वानों ने कुछ और भी वर्णों को स्वीकार किया है, ये आपके 52 माने हैं। लगभग यही 52 आपके वर्ण हिंदी वर्णमाला में रहते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो वर्ण हो गए, अब हम बात करेंगे इनके उच्चारण स्थान की। देखिए, उच्चारण स्थान की बात करेंगे हम। तो उच्चारण स्थान में हम सबसे पहले एक ट्रिक थोड़ी सी समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको वर्गों के उच्चारण स्थान आराम से याद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का हम एक चेहरा बना लें। हो सकता है मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो इसलिए चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। खैर, आपको केवल समझना है कैसे हमें याद रखना है। हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे उच्चारण स्थान याद रखने की। पहली ट्रिक बता रहे हैं, दूसरी ट्रिक और बताएंगे। देखिए, मान लिया आपके पेट में कोई सांप बैठा हो, पेट में आपके कोई सांप है, तो आपको मान लिया पेट यहाँ पे ये है, इस तरह से पेट होगा, यहाँ आते होंगी, आंतों में कोई सांप है, तो ये जब निकलेगा तो सीधे इस तरह से निकलेगा, और निकलते निकलते सबसे पहले यहाँ स्पर्श करेगा, ये क्या होता है आपका? कंठ। इसके बाद यहाँ स्पर्श करेगा, ये क्या होता है आपका? तालु। इसके बाद फिर यहाँ स्पर्श करेगा, ये क्या होता है आपका? मूर्धा। उसके बाद फिर यहाँ स्पर्श करेगा, ये होते हैं आपके दंत, और इसके बाद ये यहाँ स्पर्श करेगा यानी ओष्ठ, और ओष्ठों को स्पर्श, होठों को स्पर्श करता हुआ बाहर निकल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा समझने की बात है। सबसे पहले किसे? गला, कंठ, ये सबसे पहले पेट से जब निकलेगा, कोई भी सांप निकलेगा तो आपके मान लिया यहाँ गले में स्पर्श करेगा, फिर उसके बाद समझ जाइए तालु, उसके बाद फिर तालु से थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे, दांतों के ऊपर जो मसूड़ों वाला हिस्सा, मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं मूर्धा, वहाँ स्पर्श करेगा। उसके बाद दंत आएगा, ये क्रम है बाहर निकलने का, उसके बाद ये ओष्ठ आएगा। तो देखिए, अब ये क्रम रहा बाहर निकलने सांप का। आप यहाँ देखिए, ये भी इस क्रम को देखिए। तो सबसे पहले क्रम वर्ग में कौन सा आता है? का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया कंठ। फिर उसके बाद कौन सा आता है? चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु। उसके बाद ट वर्ग आता है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान फिर स्पर्श किसे किया? मूर्धा। उसके बाद आपका देखिए ता वर्ग आता है, ता वर्ग, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, दंत को स्पर्श कर रहा है। उसके बाद आता है प वर्ग, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। तो जिस भाग को पहले स्पर्श करेगा उसी वर्ग का वो उच्चारण स्थान होगा, उसी वर्ग का वो उच्चारण स्थान होगा। पहले सबसे पहले कंठ को स्पर्श किया सांप ने,
कंठ पहले नंबर पे स्पर्श किया और पहले नंबर आपका वर्ग कौन सा है, का वर्ग, तो का वर्ग का हो गया कंठ। इसी तरह दूसरे नंबर पे किसे स्पर्श किया, तालु को, और दूसरा नंबर यहाँ किसका है, चावर्ग का, तो चावर्ग का हो गया तालु। इसी तरह तीसरे नंबर पे मूर्धा को स्पर्श किया और यहाँ तीसरा नंबर टावर्ग का है तो टावर्ग का मूर्धा हो गया। इसी तरह चौथे नंबर पे दंत को स्पर्श किया, यहाँ चौथा नंबर तावर्ग का है तो तावर्ग का हो गया दंत। और इसी तरह आपका पांचवें नंबर पे सबसे बाहर ओष्ठ आएंगे तो ओष्ठ को स्पर्श करेगा और सबसे बाद में जो वर्ग आता है उसका नाम है पावर्ग। तो ओष्ठ का उच्चारण मतलब पावर्ग का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। ठीक है, ये तो पहली ट्रिक रही। दूसरी ट्रिक हम बताते हैं आपको, नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ भाषा में ट्रिक होती, कता मु दंतो, ये आप अगर ये लाइन याद रख सकते हैं, कता मु दंतो, तो देखिए अब यहाँ नंबर 1 2 3 4 और ओम पे 5वां आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आपको देखना है। पहला वर्ग क्या था, का वर्ग, तो पहला वर्ग का वर्ग है और का वर्ग का क्या हो जाएगा, का से कंठ। इसी तरह दूसरा वर्ग था चा वर्ग और ता से तालु। इस तरह से ना लिख के इसे आपको हम इस तरह से लिख दे रहा हूँ, कता मु दंत ओ, कता मु दंतो। देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5, 5 ही वर्ग हैं आपके। ठीक है, तो पहला वर्ग कौन सा है, का वर्ग, दूसरा वर्ग कौन सा है, चा वर्ग, तीसरा कौन सा है, टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, पांचवा पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग हैं। तो का से क्या हो गया, कंठ, का से सीधे कंठ। इसी तरह ता से तालु, मु से मूर्धा, दंत से, ये तो दंत है ही पूरा लिखा हुआ, ओ से ओष्ठ। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। का से हो गया कंठ और का पहले नंबर पर लिखा है इसलिए पहले नंबर का वर्ग आ गया, का वर्ग का हो गया कंठ। इसी तरह ता दूसरे नंबर पर लिखा है, दूसरे नंबर चा वर्ग आता है, चा वर्ग का हो गया ता से तालु। मुंह से मूर्धा होता है, ये तीसरे नंबर पर आ गया। दंत से दंत सीधे लिखा है, ओ से ओष्ठ। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये 2 ट्रिक बताई हैं मैंने, दोनों ट्रिक में आपको जो भी सही लगती है आप उसे याद रख सकते हैं। ये उच्चारण स्थान याद रखने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इससे ज़्यादा सरल तरीका अब बाकी तो देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक आपको जो सरल लग जाए वही ट्रिक होती है। आपको जो तरीका याद रखने में ज़्यादा सक्षम रहता है, जो आपको ज़्यादा सरलता से याद रखाता है, वही आपकी ट्रिक कहलाती है। अब हम बात करते हैं, हमारे इतने तो उच्चारण स्थान हो गए, हमें इनकी बात करनी है। देखिए ये अब इन दोनों का अलग हो जाएगा, तो इनका हो जाता है तालु, ध्यान रखना, इनका हो जाता है मूर्धा और इनका हो जाता है दंत। अब यहाँ कंठ गायब हो गया, कंठ के बाद क्या आता है, तालु, मूर्धा और दंत, ये 3 का क्रम हो गया। तो या और शा का तालु, रा और शा का मूर्धा, ला और शा का दंत, वा का आपका एक ना रह के हो जाता है दंतौष्ठ। इसका उच्चारण स्थान बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हा, यह आपका हो जाता है कंठ। तो ये आपके सारे उच्चारण स्थान हो गए। देखिए इन तीनों सा के नाम, वैसे तो मोस्टली आप कह देते हैं ये बड़ा सा है, ये पेट चिरा सा है, ये छोटा सा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इनके नाम ये नहीं हैं। ये आपका कहलाएगा, ये इसका देखिए उच्चारण स्थान तालु है तो इसे हम कहेंगे तालव्य। इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है तो इसे हम कहेंगे मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान आपका दंत है तो इसे हम कहेंगे दंत। ये तीनों के नाम हो गए, ये तीनों सा के नाम हो गए। ये आपका तालु से बोला जाएगा, ये मूर्धा से, ये दंत से। ये आपकी इतनी बात आपकी समाप्त हुई। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी खिंच रही होगी। अब कुछ चीज़ें बची हैं बताने को, बस वो 2-3 चीज़ें और बता दे रहा हूँ मैं, उसके बाद इसे समाप्त कर रहा हूँ। इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, अब जो बता रहा हूँ।
प्रयत्न, वर्णों को बोलने के लिए जो यत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए प्रयत्न वर्गों के पहले वर्णों का, पहला देखिए होता है अल्प प्राण, दूसरा हो जाता है महाप्राण, तीसरा हो जाता है अल्प प्राण, चौथा आपका हो जाता है महाप्राण, पांचवा हो जाता है अल्प प्राण। प्राणवायु के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हम देख रहे हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। इनकी अभी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, अल्प प्राण कौन से कहलाएंगे, महाप्राण कौन से कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है ज़्यादा, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अंदर से प्राण वायु जो है वो थोड़ी निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, जिनमें ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण कौन कौन से नंबर पे आया था? 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, यानी वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें, ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। अगर आप 135 ध्यान रखेंगे, अब 135 देखिए, अगर संख्या के हिसाब से देखें, अल्प का मतलब होता है छोटी, अब महाप्राण 2 और 4 पे आए, महा का मतलब बड़ी। तो देखिए अगर हम देखें सम और विषम में, तो सम छोटी होती है, विषम तो देखा जाए विषम छोटी होती है, 1 से विषम चालू होती है तो विषम छोटी होती है। तो अल्प का मतलब विषम, तो विषम संख्याएं आपकी हो गई अल्प प्राण, और सम बड़े से शुरू होती है यानी 2 से शुरू होती है। तो महाप्राण में कौन से आ जाएंगे? सम संख्याएं 2 और 4, ठीक है। ये आपका अल्प प्राण, महाप्राण। और इसके बाद ये भी बचे हैं, इनमें आप देखेंगे तो ये आपके कहलाएंगे अल्प प्राण और ये आपके कहलाएंगे महाप्राण। तो अल्प प्राण। अब इसके अलावा अल्प प्राण इसमें कौन से आ जाएंगे? अंथास्थ। 135 प्लस अंथास्थ आपके होते हैं अल्प प्राण, और इसमें आपके ऊष्म प्लस ऊष्म, अगर 24 प्लस ऊष्म कहेंगे तो आपके हो जाएंगे महाप्राण, 135 प्लस अंथास्थ कहेंगे तो हो जाएंगे अल्प प्राण। देखिए कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं? काचा टाता पा, गाजा डादा बा, वायणाना मा, और इसके अलावा या रा ला वा, ये आपके हो गए अल्प प्राण। उसके बाद महाप्राण खाचा ठाता फा, गाजा डादा भा और सा 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 और हा, ये आपके हो गए महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए होंगे आप। इसके बाद अब देखिए घोषत्व के आधार पर देखें तो आपका होता है अघोष और सघोष। अब कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन से वर्ण सघोष हैं? देखिए ये ट्रिक लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन से सघोष हैं। तो देखिए यहाँ आ से शुरू किया तो यहाँ अघोष भी आ से शुरू करेंगे। अघोष, शुरू के 2 अघोष और बाद के 3 सघोष। सघोष, ठीक है। तो अब देखिए अघोष में कौन कौन से आ जाएंगे? पहले और दूसरे, यानी 12, और इधर से आपके ये वाला आपका, ये चारों के चारों होंगे आपके सघोष, ये 3 आपके होते हैं अघोष, और ये वाला होता है सघोष। तो ये सघोष होते हैं। तो अघोष में आपके ये प्लस तीनों सा आ जाएंगे, सा सा और सा। अघोष में आपको ध्यान रखना है 1 2, एक का मतलब चक्का चटाता पा, खा चटाता भा और सा सा सा। उसके बाद आपके आ जाएंगे 3 4 5 बचे हुए। देखिए सघोष 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 345, 3 4 5 और प्लस अंतास्थ प्लस हा, ये आपके हो गए सघोष। तो आपको क्या देखना, ये आपका हो गया गा जा डा दा बा, घा जा ढा दा भा, वायाणा ना मा, इसके अलावा अंतस्थ में या वारा ला और हा, ये आपके हो गए सघोष। तो ये आपके अघोष और सघोष हो गए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे पूछ लेते हैं पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो पार्श्विक और लुंठित, तो लुंठित आपका रा होता है, पार्श्विक आपका ला होता है। तो ये 2 चीज़ें और याद रखना, पार्श्विक ला, लुंठित रा। बस वर्णमाला आपकी समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आए तो वो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।